नमस्कार, मैं अजय कुमार। सुपर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गुप्तोत्तर काल की। इससे पहले हमने गुप्त काल के बारे में पढ़ा, गुप्त काल की प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ा और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा, जिसमें हर्षवर्धन अपनी राजधानी को थानेश्वर से कन्नौज ट्रांसफर कर देता है। तो ये सब हमने इससे पहली वीडियो में पढ़ा है। लेकिन कई बच्चों को ये दिक्कत आती है कि गुप्त काल के बाद हम क्या पढ़ें। उन्हें समझ में नहीं आता कि कहीं पर परमार वंश आता है, तो कहीं पर चौहान वंश आता है, कहीं पर प्रतिहार वंश आता है, तो कहीं पर राष्ट्रकूट आते हैं। तो मैं इन सब के बारे में आज आपको बताने वाला हूँ। गुप्तोत्तर काल में अगर हम भारत के इतिहास की बात करें तो भारत का इतिहास हम दो भागों में पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं उत्तर भारत का इतिहास और एक पढ़ते हैं दक्षिण भारत का इतिहास। उत्तर भारत के इतिहास में हम पढ़ते हैं मालवा, अजमेर, कन्नौज और पाल वंश और उड़ीसा का गंग वंश। ये हम उत्तर भारत के इतिहास में पढ़ते हैं। और दक्षिण भारत के इतिहास में हम राष्ट्रकूट, बादामी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, चेर, पांड्य, कांचीपुरम, पल्लव वंश और तंजौर का चोल वंश, ये हम पढ़ते हैं दक्षिण भारत के इतिहास में। आज हम उत्तर भारत के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो उत्तर भारत के इतिहास के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि गुप्त काल तक जो एक बहुत बड़ा केंद्र रहा मगध और पाटलिपुत्र, वो हर्षवर्धन के समय में आते आते समाप्त हो गया और उनकी जगह एक नए नगर, जो आप कह सकते हैं एक नए प्रांत ने ले ली, कन्नौज ने, जिसे मोकरी वंश के शासक और हर्षवर्धन ने मिलकर राजधानी बनाया था। तो कन्नौज की महत्ता तब से काफी बढ़ गई थी और कन्नौज की महत्ता के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष भी हुआ है। कई बार परीक्षाओं में पूछते जाता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष किन किन शासकों के बीच हुआ है। तो पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश और प्रतिहार वंश, ये तीन शासक थे जिनके मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष होता है कन्नौज के लिए। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। हर्षवर्धन ने उत्तर भारत में राजनीतिक एकता स्थापित करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके मरणोपरांत, उसके मरने के बाद उत्तर भारत में अनेक छोटे छोटे प्रांतों का उद्भव हुआ और उस प्रांतों के उद्भव होने को ईश्वरी प्रसाद ने राज्यों के अंदर का काल कहा है। ईश्वरी प्रसाद ने क्या कहा है कि यह राज्यों के अंदर का काल है। लेकिन उसी समय एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटती है, सामंतवाद का उदय होता है और सामंतवाद के उदय होने से ही प्राचीन भारतीय इतिहास का मध्यकालीन भारतीय इतिहास में प्रवेश। यहां पर आप देखते हैं कि किस प्रकार से प्राचीन भारतीय इतिहास मध्यकालीन इतिहास की तरफ आ जाता है। तो ये आप समझ लो, कई बार हम पढ़ते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री कहाँ तक है पता नहीं चलता है, और कई बार हम पढ़ते हैं कि जो है मिडिवल हिस्ट्री कब शुरू होगी। तो ये वही लेक्चर है, ये वही मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं जहां पर प्राचीन इतिहास से आप मध्यकालीन इतिहास में प्रवेश करोगे। और यहां पर जो उत्तर भारत में सबसे ज्यादा राजवंश बताए गए हैं वो बताए गए हैं राजपूत राजवंश। राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति के बारे में भी कई प्रकार के मतभेद हैं। कोई तो कहता है ये विदेशियों की संतान थे, कोई कहता है कि माउंट आबू पर गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से ये उत्पन्न हुए थे। लेकिन इनके बारे में जो सार्थक हमें जानकारी मिलती है वो हमें पृथ्वीराज रासो से मिलती है, जो चंद्रवरदाई द्वारा लिखित एक रचना है। तो ये राजपूत वंश के बारे में है। और राजपूत वंश के बारे में मैं आपको इतना बता दूं कि वहीं पर राजपूत वंश में जैसे कि प्रतिहार वंश, राजपूत वंश, अजमेर वंश, चौहान वंश, यहाँ भी शाकुंभरी के चौहान बोला गया है, यहाँ पर भी जो है ये इन्हें राजपूत वंश में है। कन्नौज में भी राजपूत वंश और परमार वंश, ये राजपूत वंश। ये सब राजपूत वंश है जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम उत्तर भारत का इतिहास पढ़ेंगे। उत्तर भारत के इतिहास में आज हम मालवा का पढ़ेंगे, अजमेर का और कन्नौज का गहड़वाल वंश पढ़ेंगे और बंगाल का पाल वंश पढ़ेंगे। लेकिन मैं इसमें आपको एक बार फिर आपको समझा देता हूँ। ये वर्तमान का भारत है। आप ये देख रहे होंगे कश्मीर। कश्मीर में जो शासन रहा है वो सबसे पहले करकोट वंश का रहा है, फिर उत्पल वंश का रहा है, फिर लोहार वंश का रहा है। कश्मीर के शासन का एक अलग से मैं वीडियो आपको दूंगा
लेकिन यहाँ पर यह समझने वाली बात है कि किस प्रकार से आप प्राचीन भारत से मध्यकालीन भारत को पढ़ने वाले हो। ये वीडियो काफी लंबी होगी, इसलिए आप थोड़ा गौर से देखते रहना। उसके बाद हम अजमेर का पढ़ते हैं शाकंभरी के चौहान, जिसमें कि महत्वपूर्ण शासक, ज्यादा कुछ नहीं है, जहां से महत्वपूर्ण शासक है, जैसे कि यहाँ से पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जो तराइन का युद्ध होता है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में, वो यहीं से अजमेर से। मालवा में प्रतिहार वंश, प्रतिहार वंश के पतन के बाद जो सामंत होते हैं, जो नया वंश आता है परमार वंश, ये भी मालवा का वंश होता है, ठीक है। और ये माउंट आबू, जहाँ पर बताया गया कि यहाँ से राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। और यहाँ पर आपने देखा है बंगाल है, बंगाल में पाल वंश पढ़ेंगे, फिर हम सेन वंश पढ़ेंगे। और इससे पुरानी वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने बताया था बंगाल में गौड़ वंश था, जिसका शासक कौन था, शासंग। और ये वही शासक था जिसने बिहार में बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। उसके बाद शासंग वंश के बाद यहाँ पर एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि मत्स्य न्याय वाली, मतलब कि जो बड़े लोग हैं वो छोटे लोगों को नष्ट करने की कोशिश करते हैं। तो पाल वंश में गोपाल नाम का एक व्यक्ति होता है, उसे वहां की जनता शासक बना देती है। हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके बारे में, फिर हम सेन वंश के बारे में पढ़ेंगे। वहीं अगर मैं दक्षिण भारत की बात करूं तो दक्षिण भारत में हम पढ़ते हैं बादामी के चालुक्य, जिसमें कि पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय और ऐहोल अभिलेख जो रवि कीर्ति द्वारा लिखित है, और जो पुलकेशिन द्वितीय है जो हर्षवर्धन होता है उसका, और पुलकेशिन द्वितीय का नर्मदा के नदी पर, जो नदी का तट है वहां पर इनका युद्ध भी होता है, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय जीतता है। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। उन्हें कहते हैं बातापी या बादामी के चालुक्य, लेकिन आप कहते होंगे वेगी के चालुक्य भी हैं। तो ये जो बादामी बातापी के चालुक्य हैं, ये जो पुलकेशिन द्वितीय होता है अपने भाई को बेंगी में यहाँ पर बिठाता है, अपने भाई को यहाँ पर बेंगी का शासक बनाता है, तो ये बेंगी के चालुक्य कहलाते हैं। वहीं पर जो राष्ट्रकूट, ये जो आप देख रहे होंगे महाराष्ट्र से लेके थोड़ा सा कर्नाटक तक, ये राष्ट्रकूट वंश के पतन के बाद यहाँ पर कल्याणी के चालुक्य आते हैं, कल्याणी के चालुक्य शासन करते हैं। वहीं आप देख रहे होंगे चेर, ये केरल का एक क्षेत्र होता है, यहाँ पर चेर वंश होता है। आप ये पांडे देख रहे होंगे, तमिलनाडु का उत्तरी क्षेत्र और आंध्र प्रदेश का दक्षिणी क्षेत्र में पांड्य वंश था। और इन्हीं के पास में था तंजौर, तंजौर में जो शासन था वो था चोल वंश का। चोल वंश के बारे में आपको परीक्षा में प्रश्न आते हैं कि दक्षिण भारत का चोल वंश की जो राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी वो कैसी थी, इसका संस्थापक कौन था। तो जब हम दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे तो हम यहाँ से भी पढ़ेंगे। उसके बाद कांचीपुरम या कांची के पल्लव जिन्हें बोलते हैं, पल्लव वंश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये उड़ीसा का गंगवंश। पर ये है पूरा भारत का इतिहास। ये किस समय का है कि गुप्त काल समाप्त होता है और गुप्तोत्तर काल आता है, ठीक है, हर्षवर्धन के बाद का। और भारत पर तुर्कों के आक्रमण तक, मतलब क्या स्थिति रही है। वैसे तो तुर्कों ने आक्रमण इन्हीं के समय में कर दिया, क्यों, क्योंकि जब अजमेर में पृथ्वीराज चौहान तृतीय होता है तो आपको पता ही यहाँ पर मोहम्मद गोरी का आक्रमण होता है, ठीक है। उससे पहले महमूद गजनवी का भी आक्रमण हो जाता है। तो ये कब आक्रमण होता है और कब ये कौन सी कंडीशन आती है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और नेक्स्ट बताऊंगा। तो आप ये समझ लो किस प्रकार से प्राचीन भारत से आप मध्यकालीन भारत को पढ़ते हैं, क्योंकि कुछ स्थिति यहाँ पर ऐसी आती है कि आप लगभग 700 ईस्वी से शुरू करते हैं, 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक आप यहाँ पढ़ते रहते हैं। लेकिन उधर आप देखेंगे तो मोहम्मद बिन कासिम का भी 712 में सिंध पर आक्रमण हो जाता है। तो हम मोहम्मद बिन कासिम से एंट्री बाद में करेंगे, पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रतिहार वंश की, क्योंकि आपको पता है कि उत्तर भारत में सर्वाधिक राजपूत वंश होते हैं और राजपूत वंशों की उत्पत्ति मैंने आपको बता दी, जिनकी जानकारी हमें चंद्रवरदाई के पृथ्वीराज रासो से मिलती है। तो प्रतिहार वंश, जो मालवा का प्रतिहार वंश है, इसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। तो मालवा का प्रतिहार वंश की जो जानकारी है वो हमें ऐहोल अभिलेख से मिलती है, जिसमें नागभट्ट प्रथम प्रतिहार वंश का शासक होता है। नागभट्ट प्रथम के बारे में उल्लेख है ऐहोल अभिलेख में। और कलहन की राजतंगणी में मिहिर भोज, ये भी प्रतिहार वंश के एक शासक था, मिहिर भोज के बारे में उल्लेख है। और इन्हीं प्रतिहार वंश के समय में ही सुलेमान जो एक अरबी यात्री होता है और अल मसूदी जो बगदाद का रहने वाला होता है, इन दो यात्रियों के विवरण से ही हमें प्रतिहार वंश के बारे में पता चलता है। तो अब प्रतिहार वंश का जो संस्थापक था वो
हरिश्चंद्र था, लेकिन वास्तविक संस्थापक प्रतिहार वंश का जिसे माना गया है वह नागभट्ट प्रथम था, जिसका उल्लेख ऐहोल अभिलेख में भी है। नागभट्ट प्रथम का जो शासन है वो 730 ईस्वी से 756 ईस्वी तक था। देखो, इनके किन्हीं किन्हीं राजाओं का शासनकाल हमें बिल्कुल समय से मालूम पड़ता है, किन्हीं राजाओं का शासनकाल की जो ठोस जानकारी है वो प्राप्त नहीं होती है। तो जो नागभट्ट प्रथम था उसे मलच्छों का नाशक कहा गया है। क्यों? क्योंकि इसने अरबों को परास्त किया था। नागभट्ट प्रथम के बाद जो नेक्स्ट राजा बनता है वह होता है वत्सराज। वत्सराज 783 से 795 ईस्वी तक शासक बनता है, और इसके समय की एक महत्वपूर्ण घटना यह है त्रिदलीय संघर्ष। त्रिदलीय संघर्ष मतलब मैंने जो अभी बताया था कि कन्नौज को प्राप्त करने के लिए कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि कन्नौज को प्राप्त करने के लिए त्रिदलीय संघर्ष किन किन वंश के राजाओं में हुआ। तो वो राजा मैंने आपको बताया प्रतिहार, पाल वंश और राष्ट्रकूट। लेकिन कई बार प्रश्न ये भी आ जाता है कि जो त्रिदलीय संघर्ष हुआ था उस संघर्ष में स्टार्टिंग किस किस राजा ने की थी। तो प्रतिहार वंश का जो राजा था वो वत्सराज, पाल वंश का धर्मपाल और राष्ट्रकूट का ध्रुव, इन तीनों ने सबसे पहले कन्नौज को प्राप्त करने के लिए त्रिदलीय संघर्ष किया। इसके पीछे भी कहानी क्या है मैं आपको बता देता हूं। लगभग 750 ईस्वी के आसपास धर्मपाल ने, यहाँ का एक शासक होता है इंद्रायुध को पराजित करके चक्रायुध को बिठा देता गद्दी पर। क्यों? क्योंकि चक्रायुध उसका अधीनस्थ सामंत था। अब धर्मपाल कन्नौज को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन साथ में वत्सराज जो मालवा नजदीक हुआ ये भी चाहता है कि मैं भी इसे प्राप्त करूं। वहीं पर जो है राष्ट्रकूट शासक ध्रुव रहा, वह भी चाहता था मैं इसे प्राप्त करूं। कन्नौज को प्राप्त करने के पीछे इनका कारण ये था कि कन्नौज एक प्रभुत्व प्रतीक के रूप में माना जाता था। गंगा और अधिकतर जो दोआब क्षेत्र यहाँ पर बोल सकते हैं, दोआब क्षेत्र था। सांस्कृतिक और जो कृषि से संबंधित समृद्ध संसाधन यहाँ पर थे। तो इन सारे संसाधन जिस भी वंश ये शासक को मिल जाते, जो उसका प्रांत है वह भी विकास करता, वह भी तरक्की करता। इसलिए इस क्षेत्र को पाने का इन तीन राजाओं ने, तीन वंश के शासकों ने मतलब पूरा प्रयास किया, और इन तीन राजाओं ने ही लड़ाई नहीं की। इसके बाद इस वंश के जो भी शासक आते रहे, संभवतः 3-3 या 4-4, वह भी इसे कन्नौज को प्राप्त करने के लिए युद्ध करते रहे। वत्सराज के बाद जो शासक बनता है वह नागभट्ट द्वितीय बनता है, जो 795 से 833 ईस्वी तक शासन करता है। देखो, इसने भी धर्मपाल को पराजित किया था। जो पाल वंश का शासक था धर्मपाल, उसे भी नागभट्ट द्वितीय ने पराजित किया था। राष्ट्रकूट शासक को गोविंद थर्ड से ये हार गया था। एक राष्ट्रकूट शासक था यहाँ का गोविंद तृतीय, उससे ये पराजित हो गया था। कौन? नागभट्ट द्वितीय। अब नागभट्ट द्वितीय के बाद जो शासक बनता है वह बनता है मिहिर भोज, जो 836 ईस्वी से 885 ईस्वी तक शासन करता है, और वैष्णव धर्म का ये संरक्षक होता है। यहाँ से प्रश्न क्या आता है वह मैं आपको बता देता हूँ। इसने राजधानी कन्नौज स्थापित की थी। कई बार यूपीएससी की परीक्षाओं में पूछा भी गया है, पूछ भी लिया जाता है कि जो राजधानी कन्नौज स्थापित की थी वह प्रतिहार वंश का कौन शासक था? तो मिहिर भोज था। इसके समय की खास बात यह है कि इसके समय जो अरब यात्री है सुलेमान, वह भारत आया था, और इसने किसे? मिहिर भोज को अरबों का घोर शत्रु बताया। अरबों का घोर शत्रु किसने बताया? सुलेमान ने। और सुलेमान किसके समय में आया था? मिहिर भोज के समय में आया था। और एक खास बात और है, सिक्कों और अभिलेखों में इसे एक उपाधि मिलती है, आदिबरा और प्रभास की उपाधि। आदिबरा और प्रभास की उपाधि किसे मिलती है? मिहिर भोज को। तो यहाँ से भी ये प्रश्न महत्वपूर्ण बन जाता है, मैं इंपोर्टेंट लिख देता हूँ कि किसे सिक्कों और अभिलेखों में आदिबरा की उपाधि से विभूषित किया गया है? तो प्रतिहार वंश का मिहिर भोज शासक होता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया आप किस तरीके से प्रतिहार वंश पढ़ रहे हैं। और प्रतिहार वंश का अगला शासक होता है महेंद्रपाल। ज्यादा कुछ नहीं है, ऑब्जेक्टिव टाइप में 1-2 प्रश्न इस प्रकार से पूछ लिया जाता है। जैसे कि इसका जो कवि था, दरबारी कवि, वो राजशेखर था। आपने कई बार देखा होगा, कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है कि काव्य मीमांसा को किसने लिखा है, कपूर मंजरी किसके द्वारा रचित है, हार विलास की रचना किसने की है, बाल रामायण किसने लिखा है। तो सारे के सारे राजशेखर ने लिखे हैं। लेकिन राजशेखर जो कवि था वो रहता किसके दरबार में था? प्रश्न ये महत्वपूर्ण है। तो वो रहता था महेंद्रपाल प्रथम के। किसके? महेंद्रपाल प्रथम, जो प्रतिहार वंश का शासक था।
नेक्स्ट महेंद्रपाल प्रथम के बाद जो शासक बनता है वह बनता है महीपाल। महीपाल प्रथम, महेंद्रपाल प्रथम 890 से 910 ईस्वी तक शासन करता है और महीपाल प्रथम 911 से 944 ईस्वी तक शासन करता है। इसके समय की भी कुछ खास बातें हैं महीपाल की। इसने राष्ट्रकूट, एक शासक था इंद्र तृतीय, मतलब इसके समय में एक राष्ट्रकूट, ये राष्ट्रकूट वंश है यहाँ पर, इसके राष्ट्रकूट शासक था इंद्र तृतीय ने कन्नौज पर आक्रमण किया और कन्नौज में खूब अच्छी लूट मार की। किसने? इंद्र तृतीय ने। किसके समय? महीपाल प्रथम के समय। और इसी के समय अल मसूदी, अल मसूदी किसके समय आया? महीपाल प्रथम के 915 से 916 के बीच में अल मसूदी, जो बगदाद का निवासी था, उसने भारत की यात्रा की थी। समझ गए? और अल मसूदी ने प्रतिहार वंश को क्या कहा है? प्रतिहार वंश को हम गुर्जर प्रतिहार वंश भी कहते हैं। तो अल मसूदी ने इसे अल गुर्जर कहा है और राजा को बोरा कहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा गया है कि राजा को बोरा कहकर किसने संबोधित किया है? अल मसूदी ने, जो महीपाल प्रथम के समय में आया था। महीपाल प्रथम प्रतिहार वंश का शासक था। कृष्ण तृतीय 963 ईस्वी में प्रतिहार शासक को पराजित कर देता है। कृष्ण तृतीय राष्ट्रकूट शासक होता है। राष्ट्रकूट शासक है कृष्ण तृतीय 963 ईस्वी में प्रतिहार शासक को पराजित कर देता है। और 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी, आपको मालूम है महमूद गजनवी ने भारत पर 1001 ईस्वी में आक्रमण किया है। तो 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी द्वारा जो कमजोर गुर्जर शासक होता है राज्यपाल, राज्यपाल को हराकर वह उसे अपने अधीन कर लेता है। कौन कर लेता है? महमूद गजनवी। राज्यपाल का एक बेटा होता है त्रिलोचन पाल, वह भी महमूद से हार जाता है 1019 ईस्वी में। लेकिन यहाँ पर कहीं कहीं ये भी बताया गया है कि जो 1018 ईस्वी में जो कमजोर गुर्जर शासक होता है राज्यपाल, उसे चंदेल वंश का शासक विद्याधर मार देता है। क्यों मार देता है? वो इसलिए मार देता है वो क्योंकि वो महमूद गजनवी के सामने युद्ध करने से मना कर देता है और वहां से भाग खड़ा होता है। इसलिए जो विद्याधर है चंदेल वंश का शासक, वह उसकी हत्या कर देता है। ऐसा भी कहीं कहीं इतिहासकारों ने वर्णन किया है। इस वंश का, कौन से वंश का? प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? यशपाल। ये काफी महत्वपूर्ण है। यशपाल इस वंश का अंतिम शासक था। तो ये हमने जो पढ़ा, ये हमने पढ़ा मालवा के प्रतिहार वंश के बारे में। ये उत्तर भारत में राजपूत वंश थे। राजपूत वंश में जो एक प्रतिहार वंश था, हमने उसके बारे में पढ़ा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कन्नौज के गेहड़वाल वंश की, क्योंकि हमने सारे वंश पढ़ने, हमें मालवा का प्रतिहार वंश भी पढ़ना है, परमार वंश भी पढ़ना है, अजमेर साकुमुरी के चौहान वंश भी पढ़ने हैं, और हमने बंगाल का पाल वंश भी पढ़ना है। तो उत्तर भारत का आज जितना भी इतिहास है उसे हम कंप्लीट करेंगे। और आप ये बिल्कुल से अच्छे से देख लेना कि किस प्रकार हम एंट्री कर रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री टू मिडिवल हिस्ट्री। आगे बात समझ में? तो आगे हम बात कर रहे हैं कन्नौज के गेहड़वाल वंश की। गेहड़वाल वंश आपने सुना होगा, इतिहास में आपने जयचंद्र का नाम भी सुना होगा। जयचंद्र भी इसी वंश से संबंधित था। लेकिन इसकी जो हमें स्रोत मिलते हैं जानकारी के, वो चंद्रावती अभिलेख से मिलते हैं। जो गेहड़वाल वंश है उसके हमें स्रोत चंद्रावती अभिलेख से मिलते हैं। और इसका संस्थापक चंद्रदेव था। कौन था? कन्नौज के गेहड़वाल वंश का संस्थापक कौन था? जिसने कन्नौज में, कहां पर? कन्नौज में। वैसे तो कहते हैं कि इसकी जो स्थापना है गेहड़वाल वंश की यशोवर्मन ने की थी, लेकिन कन्नौज में गेहड़वाल वंश की स्थापना चंद्रदेव ने की थी। 1080 ईस्वी से इसने 1100 ईस्वी तक शासन किया था। कहां पर किया था? कन्नौज में। और इसने एक उपाधि धारण की थी, महाराजा धीराज की उपाधि। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला गेहड़वाल वंशी शासक कौन था? वह था चंद्रदेव। सर्वाधिक शक्तिशाली शासक होता है इन्हीं में, गेहड़वाल वंश में, उसका नाम है गोविंद चंद्र, जो 1114 ईस्वी से 1155 ईस्वी तक शासन करता है। तो चंद्रदेव महाराजा धीराज की उपाधि धारण करता है, शक्तिशाली शासक गोविंद चंद्र। अब इसके बारे में मैं अभी आगे मैं बताऊंगा आपको कि जो कन्नौज के गेहड़वाल वंश के शासक हैं वो किस प्रकार से आगे शासन करते हैं, कौन कौन शासक बनता है। गोविंद चंद्र एक बहुत बड़ा विद्वान भी था। गोविंद चंद्र को उसके लेखों में विविध विद्या विचार और वाचस्पति कहा गया है। युद्ध और शांति का मंत्री था गोविंद चंद्र के दरबार में, जिसका नाम था लक्ष्मीधर। ये भी बहुत बड़ा विद्वान था। इसने भी अनेक ग्रंथों की रचना की, जिसमें कृत्य, कल्पतरु और कल्पद्रुम ये इसकी मुख्य रचनाएं हैं। और देखो,
गोविंद चंद्र को हरि का अवतार कहा गया। हरि का अवतार गोविंद चंद्र को इसलिए कहा गया है क्योंकि इसने बनारस को तुर्कों के आक्रमण से बचाया था, इसलिए इसे हरि का अवतार कहा गया है। और इसके बाद जो एक शासक बनता है उसका नाम है जयचंद्र। जयचंद्र 1170 से 1194 ईस्वी, कब से? 1170 से 1194 ईस्वी के बीच शासन करता है। जयचंद्र के बारे में आप जानते भी होंगे। चंदावर का युद्ध होता है 1194 में, जो गोरी से मारा जाता है। एक्चुअली होता है क्या है, जयचंद्र की एक पुत्री होती है संयुक्ता। संयुक्ता को पृथ्वीराज चौहान तृतीय युद्ध से ले जाता है। पहला युद्ध जब तराइन का होता है 1191 ईस्वी में, तो उसमें पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है। लेकिन जब सेकंड युद्ध होता है तो मोहम्मद गोरी जयचंद्र से हेल्प मांगता है कि मुझे हेल्प दो, क्योंकि जयचंद्र को पहले ही पृथ्वीराज चौहान से मतभेद जैसी स्थिति रहती है उसी कंडीशन को लेकर, तो इसलिए वो अपनी सेना मोहम्मद गोरी को दे देता है सेकंड युद्ध में, जो तराइन का दूसरा युद्ध होता है। तो तराइन के दूसरे युद्ध में यानी कि 1192 में पृथ्वीराज चौहान पकड़ा जाता है और बाद में मार दिया जाता है। यह भी हम आगे पढ़ेंगे। हालांकि उसमें मोहम्मद गोरी जीत जाता है। तो पृथ्वीराज चौहान तो मारा जाता है, लेकिन फिर आगे चल के चंदावर का युद्ध होता है। आगरा के पास एक मैदान है चंदावर, तो मोहम्मद गोरी उसे जयचंद्र को आगरा के मैदान जो है चंदावर, वहां पर मार देता है। लेकिन इसके महत्वपूर्ण कुछ बातें हैं, जैसे कि संस्कृत के कवि हुए जिनका नाम श्रीहर्ष था, संरक्षण दिया था जयचंद्र ने। और श्रीहर्ष की एक रचना है नैषध चरित्रम। ये पूछा भी गया है, नैषध चरित्रम किसकी रचना? श्रीहर्ष की। और किसके दरबार में ये रहता था? जयचंद्र के। तो ये हमने पढ़ा गहड़वाल वंश, कन्नौज का गहड़वाल वंश। यहाँ पर आकर, क्योंकि आपको मालूम है यहाँ पर तो मोहम्मद गोरी जब इसे मार देता तो जो ये गहड़वाल वंश है समाप्त हो जाता है, मोहम्मद गोरी का यहाँ शासन हो जाता है, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद एक अनेक दूसरे राजपूत राजा अजमेर या शाकंभरी के आते हैं चौहान वंश। ये भी एक राजपूत वंश है। इसका जो संस्थापक होता है चौहान वंश का, यहाँ से भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं। वो प्रश्न क्या बनते हैं वो मैं बता देता हूँ। अजमेर या शाकंभरी का चौहान वंश में जो संस्थापक होता है वह वसुदेव होता है। और वसुदेव के बाद अजय राज वह है जिसने अजमेर की स्थापना की। और अजय राज के बाद उसका उत्तराधिकारी होता है अर्णोराज, जो 1130 से 1150 ईस्वी तक शासन करता है। क्योंकि हमें दोनों राजाओं के बारे का जो समय है वो नहीं प्राप्त होता है, उसकी जानकारी के स्रोत सही नहीं मिलते हैं। अर्णोराज की जानकारी का स्रोत हमें मिलता है 1130 से 1150 ईस्वी तक वो शासन करता है। और इसका एक महत्वपूर्ण यह है कि इसने महमूद गजनबी को युद्ध में हराया था। तो कई बार प्रश्न यहाँ से बन जाता है कि चौहान वंश का कौन शासक था जिसने महमूद गजनबी को युद्ध में हराया था? तो वो अर्णोराज था। अब अर्णोराज के बाद जो नया शासक बनता है वह होता है विग्रहराज चतुर्थ या बीसल देव। यहाँ से प्रश्न बहुत बनते हैं। इसका शासनकाल है 1153 से 1163 ईस्वी तक। अजमेर में एक संस्कृत मठ की स्थापना करवाई थी किसने? विग्रहराज ने, जिसपे हरिकेली संस्कृत नाटक की रचना थी। और इस संस्कृत मठ को कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वा दिया था। और तुड़वाने के बाद यहाँ पर एक इमारत का निर्माण करवाया, जो भारत में बनने वाली पहली इमारत थी, जिसे 2.5 दिन का झोंपड़ा कहते हैं। क्योंकि ये कहा जाता है कि करीब 2.5 दिन में तैयार हो गया था, तो इसलिए 2.5 दिन का ऐसे झोंपड़ा कहा गया है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। और उसके 2.5 दिन के झोंपड़े पर आज भी हरिकेली संस्कृत जो नाटक है उसकी कुछ पंक्तियां अंकित मिलती हैं। और उसके बाद सोमेश्वर राजा बनता है। हालांकि सोमेश्वर को ज्यादा दिन तक शासन नहीं करता। उसकी पत्नी का नाम कपूर देवी होता है और इन्हीं का पुत्र होता है पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जहां से प्रश्न बनते हैं, जो 1178 ईस्वी में शासक बनता है। और 1192 ईस्वी तक ये शासन करता है, क्योंकि 1192 के तराइन के दूसरे युद्ध में ये मारा जाता है। देखो, पृथ्वीराज चौहान तृतीय को राय पिथौरा कहा गया है। तो कई बार यहाँ से प्रश्न भी बन जाता है कि राय पिथौरा किस चौहान वंश के शासक को कहा गया है? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय को कहा गया है। बुंदेलखंड के शासक परमार्दी देव को 1182 ईस्वी में रात्रि अभियान में इसने हराया था। परमार्दी देव जो है बुंदेलखंड का शासक था, जिसे परमल भी कहा गया है। इसके जो सेना नायक थे, ये सेनापति काफी विश्व फेमस रहे हैं। ये भी
हिस्ट्री में काफ़ी इनका फेमस है। आला और उदल, बहुत हैवी तरीके से इन्होंने मारकाट की थी। देखो, पृथ्वीराज चौहान संयुक्ता का अपहरण कर लेता है, मैंने बताया था। पृथ्वीराज का दरबारी कवि था चंद्रवरदाई। क्या नाम था? चंद्रवरदाई, जिसने पृथ्वीराज रासो लिखी है, जिसमें उसने पृथ्वीराज के बारे में लिखा है और चौहान वंश के बारे में जानकारी है। देखो, उत्तरायण का प्रथम युद्ध होता है 1191 में गोरी, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है। लेकिन द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाता है और पकड़ा जाता है। बाद में चलकर उसकी हत्या कर दी जाती है। पृथ्वीराज चौहान के दरबार में एक रहने वाला और कवि होता है जिसका नाम होता है जयानक, जिसने एक पृथ्वीराज विजय संस्कृत काव्य की रचना की है, पृथ्वीराज विजय। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि पृथ्वीराज विजय जो संस्कृत काव्य है उसकी रचना किसने की है? तो जयानक ने की है। तो ये हमने पढ़ा चौहान वंश के बारे में। अब हम पढ़ेंगे मालवा के बारे में, मालवा के परमार वंश के बारे में। क्योंकि जो हमने पहले पढ़ा था मालवा के प्रतिहार, जिन्हें गुर्जर प्रतिहार भी कहा गया है, उनके बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे मालवा के परमार वंश। चूंकि राष्ट्रकूट या प्रतिहारों के अधीनस्थ सामंत थे, राष्ट्रकूटों या प्रतिहारों के अधीनस्थ सामंत थे, और इसका जो संस्थापक था वो उपेंद्र था, जिसका दूसरा नाम कृष्णराज भी है। और प्रथम स्वतंत्र और शक्तिशाली शासक जो रहा है मालवा का परमार वंश का, वो सीयक था या श्रीहर्ष जिसे कहा गया है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रतापी शासक जो परमार वंश का था वो बागपति मुंज था। 973 से 995 ईस्वी तक उसने शासन किया। और हमें इसी के शासन काल से समय का कितने समय शासन किया है यहाँ से जानकारी मिलती है। इससे पहले के शासकों की समय अवधि की हमें जानकारी नहीं मिलती है। और जो ये बागपति मुंज होता है, इसने कल्याणी के चालुक्य तैलभ द्वितीय को अनेक बार पराजित किया था। कल्याणी के चालुक्य वंश हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत के इतिहास में। तैलभ द्वितीय जो संस्थापक था कल्याणी के चालुक्य वंश का, अनेक बार पराजित किया था। हालांकि बाद में ये बागपति मुंज युद्ध में मारा गया, ठीक है। और इसने उपाधि धारण की थी कवि ब्रस की, कवि ब्रस की उपाधि धारण की थी। इसका उत्तराधिकारी था सिंधुराज। बस यहाँ से आपको ये प्रश्न आता है कि किस के साथ इसका बागपति मुंज का युद्ध हुआ था। और उसके बाद इसका उत्तराधिकारी आता है सिंधुराज। सिंधुराज ने 995 से 1000 ईस्वी तक शासन किया। इसकी भी एक उपाधि थी कुमार नारायण की उपाधि। तो इनके बाद आता है जो सबसे महत्वपूर्ण शासक है इतिहास में, विश्व फेमस शासक है, जिसका नाम है राजा भोज। ये वही राजा भोज तो नहीं है जिसे आप बोलते हो राजा भोज। कहाँ गंगू तेली। 1000 ईस्वी से 1055 ईस्वी तक शासन करता है। और ये बहुत बड़ा विद्वान था। इसने खगोल शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र और धर्म और व्याकरण आदि पर 20 से अधिक ग्रंथ लिखे हैं। अबुल फजल के अनुसार इसने 500 विद्वानों को संरक्षण दिया था, ऐसा कहा गया है। और इसने कविराज की उपाधि धारण की थी क्योंकि बहुत बड़ा विद्वान था ये। इसने तुर्कों को पराजित किया, ठीक है। इसने तुर्कों को पराजित किया और राजधानी को ट्रांसफर किया। इसने राजधानी को उज्जैन से धारा ट्रांसफर किया, उज्जैन से धारा। अनेक पुस्तकों की रचना की जिसमें सरस्वती कंठाभरण और समरांगण सूत्राधार। जो समरांगण सूत्राधार पुस्तक है वो स्थापत्य कला पर आधारित है। और इसने पतंजलि के योग सूत्र पर भाष्य लिखा है। यहां से भी प्रश्न बन जाता है, पतंजलि के योग सूत्र पर भाष्य लिखा है। और इसकी मृत्यु पर कहा गया है कि विद्या और विद्वान दोनों निराश्रित हो गए हैं, ऐसा इसकी मृत्यु पर कहा गया है। और इसके निर्माण कार्यों का हमें मालूम पड़ता है उदयपुर के प्रशस्ति लेख से। उदयपुर के प्रशस्ति लेख से हमें इसके निर्माण कार्यों का पता चलता है। अनेक शहरों की इसने स्थापना की थी जिसमें भोपाल, भोजपुर और भोजपुर तालाब। धारा नगरी में इसने भोजशाला सरस्वती मंदिर बनवाया था। भोजशाला सरस्वती मंदिर में एक सरस्वती की मूर्ति स्थापित की थी। और आज जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, ज्ञानपीठ सरस्वती पुरस्कार जो दिया जाता है, उसमें वही कृति बनी हुई है जो राजा भोज ने उस मंदिर में स्थापित की थी। इसके बाद परमार वंश का भी अंत हो जाता है। और परमार वंश में राजा भोज के बाद कोई ऐसा शासक नहीं बनता जिसके बारे में पढ़ाना उचित हो या जिसके बारे में जानना उचित हो। इतिहास में जो प्रश्न आते हैं वो यहीं से आते हैं। तो हमने पढ़ा उत्तर भारत के प्रतिहार वंश, फिर हमने पढ़ा कन्नौज का गहड़वाल वंश, फिर हमने पढ़ा शाकुंभरी या अजमेर का चौहान वंश, फिर हमने पढ़ा मालवा का परमार वंश। अभी जो उत्तर भारत के जो हमें 1-2 वंश और पढ़ने हैं उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में वो आपको मिल जाएगा। तो
तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। थैंक्स।